हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का एसएस चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। रशियन क्रांति के बारे में बात करेंगे। द यर्निंग होता है लालसा। यर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा? लालसा मतलब लालच। ठीक है, क्या लालच थी? ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपांसन मतलब फैलावा, फैलना, फैलावू। ठीक है, क्या फैलाना चाहते थे वो लोग? उनका एम्पायर मतलब अपनी देश की बाउंड्रीज बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, क्या बढ़ाना चाहते थे बेटा? वो अपने देश की बाउंड्रीज और देश बढ़ाना चाहते थे, जमीन हासिल करना चाहते थे। एक्वायर मतलब हासिल करना, न्यू टेरिटरीज, नई नई टेरिटरीज। देखो, जैसे अगर इंडिया किसी देश के ऊपर अटैक करे, हमारे पड़ोसी कंट्री नेपाल के ऊपर, ठीक है, और उसके एरिया को हमारा एरिया बता दे, तो वो नई टेरिटरीज हमने हासिल करी, रिजल्टेड इन दिस कंट्रीज गोइंग टू एशिया। अब ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जो एक्सपांसन के लिए, अपने एम्पायर के एक्सपांसन के लिए जो नई नई टेरिटरीज एक्वायर करना चाहते थे, मतलब हासिल करना चाहते थे, उसका परिणाम क्या हुआ? ये जो देश है वो एशिया में आए और अफ्रीका में आए। थर्स दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया एंड एक्सपांडेड देयर रूल, और उन्होंने अपने राज को स्थापित किया। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, देयर अरोज अ कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन नेशंस टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, और इसका परिणाम ये आ गया कि उनके बीच में कंपटीशन हुआ। जैसे आपको पता है, अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये सब कंट्रीज हमारे देश में भी आई थी, भारत में भी आई थी, और उनको बीच में भी झगड़ा हुआ था और उनके बीच में कंपटीशन रह गया था। जैसे आपको पता होगा, गोवा एक पोर्टुगीज कॉलोनी थी। ठीक है, तो भारत तो 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया, लेकिन गोवा को इंडिपेंडेंस हासिल नहीं हुआ, उसको देर लगी, क्योंकि वो पोर्टुगीज कॉलोनी थी। हमने अंग्रेजों से आज़ादी, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड इन 1947 बट नॉट फ्रॉम पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज नहीं गए ऐसे। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट दिस कॉलोनीज मीन्स। ठीक है ना। दिस ग्रीड, अगेन ग्रीड का मतलब और यर्निंग का मतलब सेम हो जाता है, लालच समझ लो आप। दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन, मैंने आपको कॉलोनाइजेशन समझाया। ठीक है, कॉलोनाइजेशन मतलब किसी भी देश की दूसरे देश में एक्सपांसन की लालचा, अलग अलग कॉलोनीज हासिल करने की लालसा। अमंग वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कॉज्ड इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और कल्चर आपको पता है, रूइन ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। अगर आप हमारे देश की बात करें, ठीक है, तो हमारा कल्चर भी, जैसे बेसिकली हमारा जो हिंदू कल्चर था, ठीक है, फिर जो मीडिएवल पीरियड में यहाँ पे मुस्लिम्स आए, तो वो कल्चर, हमारे कल्चर को इन लोगों ने बर्बाद करना चाहा, ऑफ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। ये जो इनका ग्रीड था, अगर आप जाओ गोवा में, तो वी डिडंट हैव क्रिश्चियंस इन आवर कंट्री। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो वहाँ पे हमारा कल्चर पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, एक क्रिश्चियन कल्चर की एंट्री हो चुकी है। दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कॉज्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रूइन, मतलब पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को। द रिजल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर उसके साथ बोल्शेविक क्रांति, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एट द सेम टाइम बोल्शेविक क्रांति, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है, इन रसिया एटसेट्रा टुक प्लेस। इन सब, ये जो एक देश का दूसरे देश की चीज़ों को हासिल करना, ये जो सब चल रहा था, उसका परिणाम ही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। रशियन रेवोल्यूशन, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोल सकते हो, इन रसिया टुक प्लेस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। पहले तो हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन साउथ, मतलब एशिया, साउथ नहीं, वो गलती से बोल गया मैं, एशिया एंड अफ्रीका। समझो, द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, कौन से? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अपना जो एम्पायर था वो एशिया और अफ्रीका में फैलाना चाहते थे। ठीक है, और ये उनकी जो ग्रिड थी, लालच थी फॉर कॉलोनाइजेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन। मतलब एक देश किसी और देश में अपनी कॉलोनी स्थापित करना, अपना राज स्थापित करना चाहता है, तो उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं।
डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज, और ये जो लालसा थी उसकी वजह से उनके जो नेबर्स थे उनको भी उन्होंने बख्शा नहीं। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड, देखो अभी आ गया स्पेन पिक्चर में, ठीक है। स्पेन ने कौन से देशों को, मेरे राइटिंग थोड़े खतरनाक हो जाएंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा शांति से। स्पेन ने क्या किया था बेटा, स्पेन ने नेदरलैंड, जिसका पहले एक ज़माने में नाम हॉलैंड भी हुआ करता था, बेल्जियम, जो लास्ट टाइम पे अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ लास्ट टू लास्ट ईयर फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में या सेमीफाइनल में पहुंचा था, बेल्जियम लिखा है, एन नहीं है वो, लग्जेमबर्ग लिखा है, ठीक है, लग्जेमबर्ग। तो कुल मिला के ये अभी तक पहली दो लाइन है, द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका, एकदम नॉर्मल सा लाइन है। उनकी लालच फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर, अपने पड़ोसी देशों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, डिड नॉट स्पेयर मतलब किसी को नहीं छोड़ा, इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज, स्पेयर मतलब छोड़ना, नहीं छोड़ना मतलब, डिड नॉट स्पेयर मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं, ऐसा समझ लो आप हिंदी में। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर, स्पेन ने 3 देशों के ऊपर कंट्रोल ले लिया, नेदरलैंड मतलब पुराना हॉलैंड, डच लोग, बेल्जियम एंड लग्जेमबर्ग। लेटर ऑन, बाद में, सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस, उसके बाद में जो ये जो पर्टिकुलर 3 देश थे, इनके कुछ हिस्से फ्रांस ने कैप्चर कर लिए अंदर अंदर फाइटिंग करके, समझ रहे हो आप। व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड, जब पोर्टुगीज, ये अलग वापस देश है, ठीक है ना, जब पोर्टुगल का राजा मर गया, विदाउट एन हेयर मतलब HEIR, उसका मतलब होता है उसका अपेरेंट हेयर मतलब वारसदार के बिना जब मर गया पोर्टुगल का राजा, पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग, वापस स्पेन आ गया, बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, क्योंकि इनके साथ कुछ ब्लड रिलेशन था। सो फॉर 6 डिकेड्स, 1 डिकेड यानी 10 साल, 6 डिकेड्स यानी 60 ईयर्स, फॉर 6 डिकेड्स द मोनोपोली मतलब इजारा सही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली, मैं आपको पहले तो मोनोपोली समझा देता हूँ, एक गेम आती है, एक अलग बात है, ठीक है। मोनोपोली मतलब, देखो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में मैंगोज खरीदने हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में मैंगो की एक ही दुकान है, तो वो मैंगो की दुकान वाले की मोनोपोली, ऐसा समझ लो। सो फॉर 6 डिकेड्स द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विद स्पेन, तो बेसिकली स्पेन के पास ही मोनोपोली थी। अगर नॉन यूरोपियन कंट्रीज में कोई देश अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहा है तो 6 दशकों तक, 60 ईयर्स तक वो किसके पास थी, स्पेन के पास थी। मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं अच्छा ही बनाता हूँ, बच्चों को एक शॉट में पता चल जाए, ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जैसे पढ़ाता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा बच्चों, आप आई होप कि आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। एक ही सेकेंड है ना, फिर से समझ रहे हो। वेस्टर्न यूरोप एंड colonization in Asia, Africa. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa, ये पहली। और ये जो उनकी लालच थी फॉर colonization didn't spare even their neighboring countries. Now स्पेन ने क्या किया था, स्पेन हैड टेकन, स्पेन यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। स्पेन ने क्या किया था, नेदरलैंड, उसी के पड़ोसों की बात कर रहे हैं, नेदरलैंड का कंट्रोल ले लिया था, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, बेल्जियम का कंट्रोल ले लिया था, और लग्जेमबर्ग ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, इसका भी कंट्रोल ले लिया था, ठीक है, यानी हासिल कर लिया था। लेटर ऑन, उसके बाद सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस, उसके बाद फ्रांस ने भी कुछ प्रोविंसेस हासिल कर लिए थे। व्हेन द पोर्टुगीज, अब पोर्टुगीज का राजा मर गया, विदाउट एन हेयर मतलब वारसदार, पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, कोई ब्लड रिलेशन था उसकी वजह से वो भी किसके अंडर में आ गया, स्पेन के राजा के अंडर। सो फॉर 6 डिकेड्स, 60 साल तक द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनी इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विथ स्पेन। समझ रहे हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इटली एंड जर्मन स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। स्पेन अब पिक्चर में से हाल फिलहाल निकलता आ रहा है।
सिमिलरली समान तरीके से इटली और जर्मन स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ फ्रांस। फ्रांस ऑलरेडी एक बार आ चुका है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ये इटली और जर्मन स्टेट्स है, वो विक्टिम बने किसकी लालच के? फ्रांस और ऑस्ट्रिया लिखा है बेटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है ना, याद रखना। इनकी लालसा के शिकार बन गए। When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-African nations their colonies। देखो, जैसे आपने बात करी नेदरलैंड्स, ये भी इंडिया में आया था अगर आपको पता हो तो जब यूरोपियन पावर्स वेर टाइटनिंग देयर ग्रिप ओवर द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, जबकि काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज अपनी ग्रिप को फैला रहे थे एशियन और अफ्रीकन नेशंस के ऊपर, मैनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस, यूरोप के काफ़ी सारे नेशंस जो आज़ाद हो चुके थे, उन्होंने भी उनके ये जो इंग्लैंड है उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इंग्लैंड, मेड मेनी ऑफ द अफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज। मतलब ये समझो गुलाम बनाने जैसी बात हो गई। कॉलोनियलिज्म इन एशिया, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। कॉलोनियलिज्म इन एशिया, एशिया में कॉलोनियलिज्म चल रहा था, क्या थे इसके हालत? आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, भारत के ऊपर हमने जब चैप्टर की शुरुआत करी तब हमने इंडिया की बात करी थी, तो भारत के ऊपर जब उनकी पकड़ मजबूत हो गई, इंग्लैंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर इन श्रीलंका, श्रीलंका में भी घुस गया इंग्लैंड, म्यांमार बर्मा में भी घुस गया, ठीक है, सिंगापुर में भी घुस गया और मलेशिया में भी घुस गया। तो एशिया के अंदर कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे, भारत के ऊपर उनकी पकड़ जब जम गई, ग्रिप, आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड ने अपना फैलावा, अपना जो एम्पायर है उसने फैलावा करना शुरू किया, कहाँ पे? श्रीलंका, म्यांमार बर्मा, सिंगापुर एंड मलेशिया, ठीक है। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड ने हमारे पड़ोसियों को छोड़ा भी नहीं, चाइना में भी घुस गया, पाकिस्तान तो पता ही इंडिया में ही था। बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, चाइना और इंग्लैंड के बीच में ओपियम ट्रेड हुआ था, व्यापारी कोई संधि होती है। देयर वेर वॉर्स 1839 से लेके 1842, 4 साल तक लड़ाई हुई, विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री। अगर आपको जानना है कि ओपियम वॉर्स क्या है तो आप ज़्यादा गूगल कर सकते हो, लेकिन हमारे बुक में जितना लिखा है, ओपियम वॉर्स कब तक लड़े गए थे? 1839 से लेके 1842 तक लड़े गए थे, ठीक है। चाइना हार गया, चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयर बाय लॉस्ट 5 ऑफ इट्स फोर्स टू इंग्लैंड। पोर्ट्स समझते हो, जो दरिया किनारा होता है, ठीक है, वहां पे पोर्ट्स बनाए जाते हैं जहां पे शिप्स आती है जाती है, वेर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड, जहां पे वो अपना व्यापार कर सकते हैं, दस एक्सपांडेड देयर एम्पायर, और अपना एम्पायर फैलाना शुरू किया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनास वीकनेस। अब देखो चाइना के हालत पहले बहुत खराब थे, है ना, जापान भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, रसिया भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका ऑल्सो अक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। देखो अगर हम ऊपर की बात करें कि जब हम ऊपर वाले पैराग्राफ में थे, ये वाले पैराग्राफ में, तब हमने क्या बात करी थी कि स्पेन ने नीदरलैंड को भी नहीं बख्शा था, बेल्जियम को भी नहीं बख्शा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो वापस आज़ाद हुए तब वो वापस इंग्लैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए अफ्रो एशियन नेशंस में वो घुस गए। इसीलिए देखो अगर यहाँ पे आप बात करो, जो ऊपर बेल्जियम स्पेन का गुलाम जैसा था, बेल्जियम यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो चाइना की वीकनेस का फायदा उठाने के लिए जापान भी घुस गया, रसिया भी घुस गया, जर्मनी भी घुस गया, फ्रांस भी घुस गया, अमेरिका ऑल्सो रिक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब समझ रहे हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी, मतलब इतनी सारी चीज़ें होगी कि उसको समझने के लिए थोड़े दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉलोनियलिज्म इन एशिया आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया। जो अंग्रेज भारत में आए थे तो एक बार उनको लगा कि भारत स्ट्रांग हो चुका है, भारत के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत हो गई है, तो इंग्लैंड ने अपना एम्पायर श्रीलंका में बढ़ाना शुरू किया, म्यांमार बर्मा में बढ़ाना शुरू किया, सिंगापुर में भी घुस गए, मलेशिया में भी घुस गए, ठीक है ना। एसएम श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर,
मलेशिया, SM SM, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। फिर इंग्लैंड चाइना में भी घुस गया, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, वहां पे ओपियम वॉर्स हुए 1839 से लेके 1842 तक, जो इतिहास में ओपियम वॉर्स के नाम से जाने जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला, चाइना ये वॉर हार गया और उसकी वजह से उसने 5 पोर्ट्स गंवाए इंग्लैंड को, जहां पे इंग्लैंड अपना व्यापार करता रहा और अपना एम्पायर भी एक्सपांड करता रहा। और ये जो चाइना की वीकनेस का फायदा उठाते हुए जापान, जो आज चाइना से वीक है, फिर उस टाइम पे जापान स्ट्रांग था। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा कमजोर हो गया, जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ अमेरिका के द्वारा। तो जापान है, रसिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है और अमेरिका है। इन लोगों ने भी चाइना के साथ ट्रेड और पॉलिटिकल अधिकार एस्टैब्लिश किए। JRGFBA, ठीक है ना, JRGF बा, ठीक है, कैसे याद रखना है वो आपका कॉल है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज, मतलब बहुत ही बढ़िया वाले जो ऑयल रिसोर्सेज है इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, अट्रैक्टेड द वेस्ट एशिया, मतलब आपको पता है कौन से शहरों की, कौन से देश की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया एंड ऑल दोज थिंग्स। अट्रैक्टेड द यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज देयर, वहां पे वापस इंग्लैंड घुसा। देखना जो देश वापस घुस रहे हैं ना उनके नाम एकदम रिपीटेड होंगे। इंग्लैंड घुसा, देखो जर्मनी घुसा कहाँ पे, वेस्ट एशिया में। फिर रसिया घुसा, ये रहा, अमेरिका घुसा, ये रहा। एस्टैब्लिश ऑयल कंपनीज इन ईरान, एशिया की बात कर रहे, इराक एशिया की बात कर रहे, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, बहरीन, एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओवन इंटरेस्ट, और उन्होंने अपना जो रस है, अपना फायदा कैसे हो उसके बारे में सोचा। फिर से पढ़ेंगे, एनॉर्मस मतलब हद से ज़्यादा जो ऑयल रिसोर्सेज कहाँ पे मिले, डेजर्ट रीजन में मिले, वेस्ट एशिया के। इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज अट्रैक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत करी। इसमें कौन आ गया, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, अमेरिका, ठीक है ना। EGR है यहाँ पे, EGRA, कौन से स्ट्रॉन्ग नेशन से वो याद रख लोगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। बाकी चैप्टर में बहुत सारे देशों के नाम आएंगे, कन्फ्यूज़न भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। ईरान, इराक, ये एशिया के जो कंट्रीज है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अब आखिरी अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म हो रहा है। तो ये था, एशिया की बात कर रही थी जहाँ पे कॉलोनीज बन रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो गोवा जो थी, रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टुगीज कॉलोनी थी, बराबर है। और ऐसे जैसे फिर हम दीव दमन जाते हैं, वो भी पोर्टुगीज कॉलोनी थी, बराबर है। तो अलग अलग देशों ने, फ्रेंच कॉलोनीज भी थी हमारे। कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका में क्या हालत था, ठीक है। द डच मतलब नेदरलैंड के लोग, जो नेदरलैंड की हालत पहले खराब थी, स्पेन इसके ऊपर राज कर रहा था, ऊपर वाले पैराग्राफ ने, जिसने अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा था। जैसे इंडियन लोग होते हैं, इंडिया के लोग इंडियन है, भारतीय बोलते हैं, वैसे नेदरलैंड के लोगों को हम डच बोलते हैं, ठीक है। गुजराती में डच ने वलंदा कहवाय, बराबर छे। वलंदा मैंने ढंग से लिखा नहीं है बच्चों, क्या बोलते हैं, वलंदा, ठीक है। द डच एस्टैब्लिश्ड इस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। पहले तो ये बताऊं, एंड ऑफ 15th सेंचुरी मतलब क्या हो गया। पहले तो 15th सेंचुरी मतलब क्या, सेंचुरी, 15th सेंचुरी मतलब 1400 से लेके 1499 तक, ये 15th सेंचुरी है। अब इसका अंत मतलब समझो 1490 से आजू बाजू से लेके 1499 तक की बातें कर रहे हैं, इसको 15th सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द डच एस्टैब्लिश इस कॉलोनी, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी इन गोरों का गुलाम था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में साउथ अफ्रीका में, नेदरलैंड के बाद में, इंडिया में भी ये डच लोग आए थे। नेदरलैंड के बाद में इंग्लैंड, जैसे इंडिया में भी बाद में इंग्लैंड के लोग आए थे, ठीक है। फिर फ्रांस, इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था, पहले फ्रांस आया था एक्चुअली, फिर इंग्लैंड आया था। एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जेरिया, आज की तारीख में इसको आप केप टाउन बोलते हो,
ठीक है, जहाँ पे मैच भी होती है। एंड अल्जेरिया इन नॉर्थ अफ्रीका, ये एक साउथ अफ्रीका है और नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, समझ रहे हो। रिस्पेक्टिवली द वास्ट मतलब बहुत बड़ा प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल। आज भी पता होना चाहिए आपको कि वहाँ पे अफ्रीका में सोने की बहुत बड़ी खदान है। सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद बेचने के लिए, रेडी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनके अच्छा मार्केट भी मिल गया। बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कॉम्पिटेड, एक दूसरे के साथ मतलब झगड़ा करना, कंपटीशन करना, टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज, जैसे इंडिया में हुआ था। आपको पता ही है, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो भारत में भी ऐसे उन लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर, सॉरी इसके आगे वाला ही चैप्टर जो था उसमें आपको पता है कि इंडिया में कॉलोनी स्थापने के लिए उन लोगों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, कंपटीशन करते थे, पता है ना आपको। तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे। किंग लियोपार्ड ऑफ बेल्जियम, देखो वापस आया ये बेल्जियम ऊपर वाले पैराग्राफ में। अगर आपको पता है स्पेन का गुलाम था, स्पेन के गुलाम कौन थे, नेदरलैंड्स थे, कुछ प्रोविंसेस उन्होंने हासिल कर लिए थे, बेल्जियम भी था, ठीक है ना, लग्जमबर्ग भी था, उसी के बारे में कर रहे हैं। जो बेल्जियम का राजा था लियोपोल्ड, सीज्ड मतलब कैप्च्योर करना। जैसे आप पड़ोस में आपके बच्चे, आप जो 4-5 फ्रेंड्स बैठते हो स्कूल में, उसमें आपका जो बाजू में बच्चा बैठा है उसकी बेचारे की पेन ले लेते हो, कब्जे ले लेते हो, उस कैप्चर कर लेते हो, ऐसे सीज्ड करना। क्या करना, सीज्ड करना। पता ही चला होगा बच्चों, पता चला बेटा। वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश रूल, और उसने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश इस कॉलोनी इन इजिप्ट, इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी इजिप्ट में एस्टैब्लिश की। सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हर जगह पे घुसना ही चाह रहा था। ऐसा कहा जाता था इंग्लैंड में एक जमाने में कभी रात नहीं होती है क्योंकि सूरज हर किसी ना किसी देश में सुबह होती है, वो इतने देशों पे राज करता था। फ्रांस एस्टैब्लिश कॉलोनीज इज ट्यूनिशिया, कहाँ पे बेटा, ट्यूनिशिया देश का नाम है ना, किसी चीज़ का नाम नहीं है। मोरक्को अगेन एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। जर्मनी एस्टैब्लिश एम्पायर, उसने जर्मनी ने अपना एम्पायर सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। इटली कैप्चर्ड अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी, जो रातों समुद्र है, इटली ने वहाँ पे अफ्रीका के काफ़ी सारे हिस्से कैप्चर किए। वापस स्पेन एंड पोर्टुगल आ गया। ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है, सब चीज देशों को कैसे याद रखेंगे। अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन, यूरोपियन देशों के लिए एक मीटिंग बुलाई गई 1884 से लेके 85, मतलब ऐसे बोलने की बात है, लेके इन द मिड्स मतलब किसी चीज़ के बीच में, ऑफ दिस कंपटीशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज, मतलब मिलजुल के राज करेंगे ऐसे करके। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड among the European nations at the end of the conference. Thus, the colonial dominance of the different European nations was established over entire Africa. यहाँ पे ये चर्चा किया गया कि हम इन चीज़ों को के ऊपर राज करेंगे, ये सब। कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका को फिर से पढ़ते हैं। डच ने सबसे पहले, आपके पिक्चर में आया डच, आपके पिक्चर में क्या आया बेटा, डच। डच लोगों ने कहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहला लाइन आपका डच नेदरलैंड के लोगों से हमने शुरुआत किया। एस्टैब्लिश इस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका, सबसे पहले साउथ अफ्रीका घुस गया। कहाँ पे बेटा, साउथ अफ्रीका में घुस गया, सॉरी, हाँ, डच लोग, नेदरलैंड के लोग। उसके बाद में यहाँ पे कौन घुसा बेटा, इंग्लैंड भी घुस गया, ठीक है, और उसके साथ कौन घुसा, फ्रांस, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप, रिस्पेक्टिवली मतलब इंग्लैंड केप में घुसा और अल्जेरिया इन नॉर्थ अफ्रीका, ALGERIA इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब सबसे पहले डच एस्टैब्लिश इस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन डच, कब गए थे बेटा, 15th सेंचुरी में गए थे बेटा, कब गए थे, 15th सेंचुरी में घुसे थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, मेरा राइटिंग बहुत खतरनाक है। उसके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस गए रिस्पेक्टिवली, इंग्लैंड ने केप को कैप्चर किया और फ्रांस ने अल्जेरिया जो नॉर्थ अफ्रीका में आया था उसको कैप्चर किया। अब क्या था, द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेरी प्रोडक्ट्स फॉर पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो क्या हो गया था, ये जो अफ्रीका का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसे लगा कि यहाँ पे हम रॉ मटेरियल यहाँ से हासिल भी कर सकते हैं, जैसे इंडिया के साथ हुआ था। ऐसा लगा कि यहाँ से हम रॉ मटेरियल तो हासिल कर सकते हैं
और उसके बाद में उसको अपने देश में बनाएंगे और उसको सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की वजह से, और जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कंपीटेड, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगे टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। ठीक है, देखो ये वाला पिक्चर तो अभी तक आपको हो गया। अब क्या हुआ था बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। देखो जितना धीरे धीरे करवा रहे हैं आपको, जो किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम, किंग, देखो हमने आपको वो डच वाला करवा दिया, इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या क्या हासिल किया था वो करवा दिया। अब ये जो किंग लियोपोल्ड है, कौन है बेटा, किंग लियोपोल्ड है, जो राजा लियोपोल्ड है, कहाँ का है बेटा, बेल्जियम का है। कहाँ का है बेटा, बेल्जियम का है। उसने क्या किया, सीज्ड वास्ट, बेल्जियम का था राजा, सीज्ड मतलब कैप्चर करना, हासिल करना, वास्ट मतलब बहुत बड़ी प्रोविंस ऑफ द कॉन्गो, है ना, कॉन्गो का बहुत बड़ा हिस्सा उसने कैप्चर कर दिया, और ये भी अफ्रीकन कंट्रीज है, एंड एस्टैब्लिश हिज रूल। यहां तक आप क्या पढ़े बेटा, डच कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, डच जो नेदरलैंड के डच लोग थे, एस्टैब्लिश इस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जेरिया इन नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। तो जो वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे, कंपीटिंग करने लगे टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। ये अब जो था किंग लियोपाल्ड था, बेल्जियम का राजा था, किंग लियोपाल्ड ऑफ बेल्जियम सीज्ड मतलब कैप्चर किया बहुत बड़ा वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश हिज रूल। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड एस्टैब्लिश कॉलोनी, यहां तक हमारा हो गया है। इंग्लैंड एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन इजिप्ट, है ना। इंग्लैंड कहां पे घुसा बेटा, याद रखना बेटा, है ना, किंग लियोपाल्ड का हो गया। अब इंग्लैंड जो है उसने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया इजिप्ट में, आपको पता ही है इजिप्ट क्या है, ममीज का शहर है। फिर ईस्ट अफ्रीका के काफ़ी सारे हिस्सों को उसने, प्रोविंसेस को कैप्चर किया, एंड साउथ अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों को उसने कैप्चर किया। ठीक है, इंग्लैंड कहाँ पे घुसा, इंग्लैंड एस्टैब्लिश इस कॉलोनीज इन इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के भी काफ़ी सारे हिस्सों को उसने कैप्चर किया, काफ़ी सारे हिस्सों को कैप्चर किया। ठीक है, अब इंग्लैंड के बाद हमारी बारी किसके ऊपर आएगी, हमारी नज़र किसके ऊपर जाएगी, किसके ऊपर जाएगी बेटा, फ्रांस के ऊपर। फ्रांस एस्टैब्लिश इस कॉलोनी इन ट्यूनिसिया। फ्रांस कहाँ पे घुसा बेटा, ये रहा, हम यहाँ पे हैं। फ्रांस कहाँ पे घुसा बेटा, फ्रांस घुस गया ट्यूनिसिया में घुस गया। फ्रांस ने अपनी कॉलोनी ट्यूनिसिया में बनाई। मोरक्को में भी वो घुसा, कहाँ पे घुसा बेटा, मोरक्को में भी घुसा, ये भी एक अच्छा फुटबॉल खेलता देश है। और वेस्ट अफ्रीका, आपको पता है ना इंग्लैंड कहाँ पे घुसा था, ईस्ट और साउथ अफ्रीका में घुसा था, वेस्ट अफ्रीका अभी भी बाकी था। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में देखो कौन घुस गया था, नॉर्थ अफ्रीका में ऑलरेडी फ्रांस घुसा हुआ है, अपने आप को मतलब कवर करके रखो, है ना, हर जगह पे कोई कोई घुसा हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो। फ्रांस कहाँ पे घुसा, ट्यूनिसिया में घुसा, मोरक्को में घुसा और वेस्ट अफ्रीका में घुसा। जर्मनी भी घुस गया, देखो पिक्चर में जर्मनी भी आ गया। इन सब चीज़ों को याद रखना बड़ा मुश्किल है। जर्मनी एस्टैब्लिश इस एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। अब जर्मनी कुछ छोटे छोटे हिस्सों में घुसा, जर्मनी ने अपना एम्पायर ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका, जहां पे ऑलरेडी एक बार इंग्लैंड घुसा है ईस्ट अफ्रीका में और फ्रांस घुसा है वेस्ट अफ्रीका में, लेकिन अभी भी कुछ जगह बाकी होगी, तो वहां पे कौन घुस गया, जर्मनी घुस गया बच्चों। जर्मनी घुस गया ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। ठीक है, इटली भी आ गया पिक्चर में बेटा। ठीक है, इटली कैप्चर्ड अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। देखो इतने सारे प्रोविंसेस थे कि अलग अलग देश अलग अलग जगह को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। इटली ने अफ्रीका के जो प्रोविंसेस थे, अफ्रीका के कुछ हिस्से थे जो रेड सी, रातों समुद्र के भाई, रेड सी के आजू बाजू थे, उसको कैप्चर किया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्पेन और पोर्टुगल के ऊपर।
स्पेन और पोर्टुगल ने ऑल्सो सीज्ड मतलब वापस कैप्चर किया सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर कितने सारे देश गए, ठीक है ना। आप ध्यान दो अभी भी, ठीक है। आप देखो हम अगर ध्यान दें, ठीक है ना। पहले तो डच जो लोग थे उसने 15th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो डच लोग घुसे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद में आप सेग्रीगेट कर लेना। फिर इंग्लैंड और फ्रांस घुसे, डच के बाद इंग्लैंड आ गया, फिर फ्रांस आ गया, ठीक है। उसके बाद में कौन आ गया बेटा, देखो द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ, वो रेडी था मतलब नॉर्मल लाइन है। फिर बेल्जियम घुस गया, ठीक है, बेल्जियम, लेकिन वो अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो, ठीक है। फिर इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड वापस आ गया, कॉलोनीज इन इजिप्ट और ठीक है अफ्रीका। फिर वापस फ्रांस का नाम आ गया, थोड़ा डिटेलिंग किया गया है, बराबर है। अब जर्मनी अब आपका नया देश है, जर्मनी आ गया पिक्चर में, मार्केट में वापस आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी ऊपर सब आ गया है, इटली आ गया बेटा, इटली चली तितली, तितली चली इटली, ठीक है। स्पेन एंड पोर्टुगल आ गया बेटा, ठीक है। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये देखो कितने सारे देश है, नीदरलैंड है, बराबर है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पोर्टुगल है, इतने सारे देश है। वो इधर उधर झगड़ा करेंगे, तो इन लोगों ने क्या बोला, चलो एक बार मीटिंग करते हैं, एक बार मीटिंग करते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ यूरोपियन नेशंस, कहाँ पे हुई बेटा, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी हुआ करती है ये, ठीक है, बर्लिन। कब मिले थे ये लोग, 1884-85 में मिले थे। इन द मिड्स ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन के बीच में मिले टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज। फिर डिफरेंट अफ्रीकन, ये सारे देश थे, डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वे डिवाइडेड, कि आप इस जगह पे राज करो, जैसे इंडिया में अलग अलग नेशंस राज कर रहे थे। अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, thus the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa। ये अफ्रीका की बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। हम थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ में घुसने की कोशिश करते हैं। आपको याद होना चाहिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस भी आ जाएंगे इसके अंदर, धीरे धीरे घुस जाएंगे हम, ठीक है ना। समझ रहे हो आप लोग, समझना ही चाहिए, नहीं समझ रहे हो तो नहीं समझना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या दिक्कत है लाइफ में, नहीं बेटा। वाइल ऑन वन हैंड, एक तरफ द ग्रीडी, ये सब ये यहाँ पे मैंने नहीं अभी नाम लिखे थे, ग्रीडी मतलब लालची यूरोपियन नेशंस वेर ट्राइंग टू कॉलोनाइज वेरियस एशियन अफ्रीकन टेरिटरीज। ये दोनों का एक मिक्स पैराग्राफ है, एशियन है बेटा, अफ्रीकन टेरिटरीज को कैप्चर करने का काम का चालू था। ऑन द अदर हैंड जर्मनी एंड इटली हैड completed the process of its respective political unification। जर्मनी ने और इटली ने क्या किया, उनका जो यूनिफिकेशन था, यूनिफिकेशन मतलब एकता, पॉलिटिकल राजकीय एकता का जो प्रोसेस था उसको पूरा कर लिया। थस द यूनिफाइड जर्मनी प्लंज इनटू कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। अब देखो जर्मनी जो था, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी और इटली का, तो ये जो यूनिफाइड जर्मनी था, एक जर्मनी था, वो अब क्या कर रहा था, उसको औद्योगिकरण करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको कॉमर्शियलाइजेशन करना था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था उनको, कॉमर्शियलाइजेशन चाहिए था और कॉलोनाइजेशन चाहिए था, ठीक है। थस दिस क्विकली चेंजिंग ग्लोबल फेनोमिना, पूरी घटना बदलती गई, हैड एक्सप्लॉइटेड सम ऑफ दिस कंट्रीज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, ड्यू टू विच देयर डेवलपमेंट हैज स्टॉप्ड। दिस हैड लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, देखो आपने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, फिर कॉलोनियलिज्म इन एशिया, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको रिवाइज करने की भी कोशिश कराई, याद करने भी कोशिश किया, और यहाँ पे बोला कि एक साइड पर ये लालची यूरोपियन नेशंस थे, वो क्या कर रहे थे, और उसी टाइम पे जर्मनी और इटली का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, और वो यूनिफिकेशन हो गया तो जर्मनी यूनिफाइड हो गया। प्लंज मतलब कूदी मार दी उसने, किस में, इनटू द कंपटीशन ऑफ आईसीसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन एंड colonization। Thus this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically,
इकोनॉमिकली, एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे देश धीरे धीरे बर्बाद होते गए, ठीक है ना। और हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है हमारे लाइफ में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए फैक्टर्स दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे फैक्टर्स है, बराबर है, समझ रहे हो आप। फिर इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट्स है वो, उसको होने के बाद क्या हुआ, और रशियन मतलब जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस है वो। मैं आपको जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा, उसमें देखना है ना बेटा बच्चों। जय श्री कृष्ण, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।